हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और बच्चों, हम कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट जो हमारा पार्ट सेकंड है, होम साइंस का पेपर सेकंड है, उसमें हम पढ़ रहे थे 4th यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। और उसी कड़ी में हम पढ़ चुके थे कि ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से बॉडी में चेंजेस आते हैं और किस तरह से जैसे मेंस्ट्रुअल सिस्टम काम करता है और कौन से हार्मोन्स हैं जो इस सारे सिस्टम को चलाते हैं और कहाँ पर ये सारा निर्माण होता है रिप्रोडक्शन के लिए या प्रजनन के लिए। उसी कड़ी में अब हम आज पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन, यानी कि जो मेन जो रिप्रोडक्शन जिनके बीच में होता है वो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमने पहले से ही स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके थे, यानी कि जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि उसको कैसे प्रोड्यूस होता है या उसका कैसे सिंथेसिस होता है। और इसके अंदर हार्मोन्स की बिल्कुल नो डाउट हेल्प रहती है। और इसी तरह से हम अब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंडक जिसको बोलते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये आप जानते ही हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो 2 अंडाशय होते हैं और ये दोनों अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडाणु या अंडकोशिका। अब अंडाशय जो है उसमें अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं। हम आगे इसको oogenesis पढ़ें तो आपको पहचान जाना चाहिए कि ये अंडजनन की बात हो रही है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है। कैसे कि जब जो गर्ल है या जो कि चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो जब फीटस में होता है, यानी कि भ्रूण में ही होता है, उसी समय उसके अंदर अंडजनन की शुरुआत हो जाती है। बल्कि कहेंगे कि जो ये सेल फर्टिलाइज होकर के जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, अगर आप अभी साइंस के नहीं भी हैं तो भी आप इतना अंदाज़ा लगाइए कि दोनों सेल मिलकर के एक ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, यानी कि उसके अंदर सेल अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो जाकर के कोई जो है वो लिम्स बनाता है, यानी हाथ पैर बनाता है, कोई दिमाग बनाता है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है। तो इस तरह से सेल डिवाइड होते हैं और उनका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, विभेदीकरण हो जाता है कि कौन सा सेल क्या बनेगा। तो उसी तरह से जो जो आपके ओवम बनेंगे, यानी कि अंडक बनेंगे, तो वो कौन सी कोशिकाओं से बनेंगे ये भी स्पेसिफाई तभी हो जाता है जब भ्रूण अवस्था में होता है। जब भ्रूण 7 माह का होता है तो उनमें अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि oogonia का निर्माण हो जाता है। ये आप इस तरह का देख सकते हैं अंडाशय की काट। ये इसके अंदर हम देखेंगे कि आगे किस तरह से ये बनता है। ये आप एक्चुअली इसकी एक ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है ओवरी का। तो इसके अंदर हर समय ये काम चलता रहता है कि जो अंडक है वो बनता रहता है। किस तरह से बनता है, क्योंकि पहले से ही जब सब कुछ बन चुका है तो किस तरह से बनता है ये अपन आगे देखते हैं। अंडजनन निम्न अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहला है गुणन अवस्था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज। गुणन अवस्था क्या है? इस अवस्था में अंडाशय की जो प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं हैं, जिनको हम कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्मिनल सेल। प्रिमोर्डियल जर्मिनल सेल जो हैं ये वही कोशिकाएं हैं जो कि भ्रूण अवस्था में डिफ्रेंसिएशन हो चुका था, जिनमें विभेदीकरण हो चुका था, जिनको कि निश्चित हो चुका था कि यही हैं जो आगे जाकर के oocytes बनाएंगी या अंडक बनाएंगी। तो ये जो है प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं, ये अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण करती है ना, बहुत सारी हो जाती हैं ये। फिर oogonia में भी समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि होती रहती है, हर समय बढ़ते रहते हैं। फिर आती है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज। अब oogonia आकार में वृद्धि करके प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। ये जो कोशिकाएं हैं इनसे प्राइमरी oocyte बनता है। प्राथमिक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, परंतु ये अर्धसूत्री विभाजन
जो प्रथम भाग है इसका यानी कि प्रोफेज फर्स्ट है, इसकी डिप्लोपिन उपप्रावस्था में रुक जाता है। आप सोचेंगे कि प्रोफेज ये कहाँ से आ गया, तो आप याद करेंगे कि फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में आपने सेल डिवीज़न पढ़ा था, उसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। उस मियोसिस में ये प्रोफेज फर्स्ट आता है, जो कि स्टार्टिंग में यानी कि डिप्लोटिन अवस्था जो थी उसके अंदर रुक जाता है, और बाकी के जो विभाजन है वो यौवनारंभ के पश्चात या प्यूबर्टी जो आती है उस समय स्टार्ट होता है, और तब इसे डिक्टिएट अवस्था कहते हैं। फिर करते हैं पुटकों का निर्माण। प्राथमिक अंडक कोशिकाओं के चारों ओर कणिकीय कोशिकाओं का जमाव हो जाने से प्राथमिक पुटक बनते हैं, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। अब ये जो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं थी, प्राइमरी oocyte, जो कि प्रिमोर्डियल कोशिकाओं के बार बार डिवीज़न से बनी थी, इनके चारों ओर कणिकीय कोशिकाएं यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स का जमाव होने से प्राथमिक पुटक बनते हैं। ये भी आप कणिकीय कोशिकाओं के बारे में पिछले साल पढ़ चुके थे। अब उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है, जिसके कारण से जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में प्राथमिक अंडक युक्त प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। फॉलिकल जो होते हैं यानी कि छोटे छोटे सी ऐसी एरिया होता है जिसके अंदर बीच में अंडक जो है यानी कि प्राइमरी oocyte पाया जाता है। अब प्राथमिक पुटक की संख्या वयस्क होने तक कम होती रहती है। ये आश्चर्यजनक है, पहले तो वो बढ़ गए बहुत सारे और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और यौवनारंभ के समय यानी प्यूबर्टी के समय प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक शेष रहते हैं। प्राथमिक पुटक के चारों ओर कणिकीय कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और 2 स्तरों का निर्माण कर लेती है, जिसे कि द्वितीयक पुटक कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हर एक जो प्राइमरी फॉलिकल है वो छोटा सा है, और फिर बाद में इससे सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ नए सेल्स और बन गए, ये डेवलप हो गया है। और फिर उसके बाद में टर्शियरी फॉलिकल बना है। टर्शियरी फॉलिकल जो है वो और भी ज़्यादा जमाव होता जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में अंडक है, ये किनारे होता जा रहा है, और फिर जब लास्ट में जब ये मैच्योर हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल जो काफ़ी मैच्योर हो गया है, आप देख रहे हैं कि बड़ा होता जा रहा है और उसके अंदर सेल बनते जा रहे हैं, और ये ओवरी के किनारे जाता जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो एकदम से सरफेस को फाड़ के और उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाता है तो oocyte तो चला जाएगा यूट्रस में, और जो इसका जो शेष रह जाता है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह है, वो वहाँ से टूट करके और फिर वो बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर ये बन जाता है उससे कॉर्पस एल्बिकेंस, और जो कि वापस से जा कर के और फॉलिकल्स बना सकता है। ये हार्मोन सिक्रेट करता है, एक्चुअली इसका ये काम रहता है। अभी आप देख रहे हैं जैसा कि मैं अपने उसने डायग्राम में देखा, तो द्वितीयक पुटक के चारों ओर गुफा बनने से तृतीयक पुटक में रूपांतरित हो जाता है, और इसमें एक कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं। अब जो तृतीयक पुटक में उपस्थित है प्राथमिक अंडक, यह परिपक्वन अवस्था में आ गए हैं हम लोग, तो प्राइमरी oocyte जो है यानी कि जो प्राथमिक अंडक है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक वृहद द्वितीयक अंडक और एक ध्रुवीय पिंड का निर्माण कर लेता है। अब इस संरचना को ग्राफियन पुटक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बचा हुआ हिस्सा है उसका वो ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। अब जो द्वितीयक अंडक है उसके चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, और जो ग्राफियन पुटक है वो फट करके द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर मोचित कर देता है, और जिसे कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। अब जो द्वितीयक अंडक है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो करता है वो एकदम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे करता है, फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले करता है, या फिर जैसे ही स्पर्म उस पर टच करता है वैसे ही वो ये निषेचन होने ही वाला होता है, उसी समय ही ये जो द्वितीयक अंडक है ये अर्धसूत्री विभाजन करता है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो कि एक फ्लो चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2n रहता है, प्राथमिक जननिक जो कोशिका है
वो जन्म से पहले जो होती है वो 2n होती है, फिर समसूत्री विभाजन होकर के अंडजननी कोशिकाएं बनाती है। 2n 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 देख रहे हैं आप सारे, ये सारे बन गए। फिर इसके बाद में प्राथमिक अंडक जो है वो भी 2n है, लेकिन साइज़ उसका बड़ा हो गया है। फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन पहला। तब क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनती है, ध्रुवीय पिंड, और एक जो है एग बनता है, यानी कि अंडक बनता है, जो कि n क्रोमोसोम्स रख रहा है, यानी कि आधे आधे हो गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें n दोनों को मिल गया है। फिर इसके बाद में फिर से एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये निषेचन के समय होता है, ये जस्ट पहले होता है। तो इससे फिर से एक अंडक निकलेगा और एक ध्रुवीय पिंड निकलेगा। तो इससे जाकर के ये जो है फीटस आगे बनता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये भी एक फ्लो चार्ट है, इससे ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी रखा है साथ में। कि जैसे 2n होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट डायग्राम से देखो आप, तो ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n है ओगोनियम में। फिर उसके बाद में माइटोटिक डिवीज़न होता है, और फिर उससे प्राइमरी oocyte बनता है। फिर उसके बाद में ये रुक जाता है वहीं पर ही मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में, और फिर उसके बाद में कंप्लीट करता है बाद में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो फिर से पोलर बॉडी निकलती है, पहले एक पोलर बॉडी निकलती है और एक n निकलता है। फिर उसके बाद में फिर से एक जब ओव्यूलेशन होता है उसी समय फर्टिलाइज्ड एग जो निकलता है वो एक सेल बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इसका n और स्पर्म का n दोनों मिल करके और 2n बन जाएगा, ये फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। और साथ में एक और पोलर बॉडी निकलती है, जो कि कहा जाता है कि जो अंडक है उसके पोषण के लिए, उसकी स्थापना के लिए आवश्यक होता है, ये ऐसे उसकी हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये जो अंडक बना हुआ है, n बना हुआ है, जो मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड में अरेस्ट हुआ हुआ है, यानी रुका हुआ है, तो ये क्या होता है, ये प्यूबर्टी के समय निकल जाता है, या मेंस्ट्रुएशन में लॉस हो जाता है, इसका रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर नहीं होता है लॉस, यानी कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म एंट्री हो जाती है इसी समय, तो ये फर्टिलाइज हो जाता है और ये काम आता है। पोलर बॉडीज़ दोनों ही केस में आप देखना कि ये एग के रूप में कभी डेवलप नहीं होता है, और ये सिर्फ हेल्प के लिए बनता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये है कि इससे क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हम एक बार और इसको अच्छी तरह से टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, दोनों चीज़ों में अंतर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने oogenesis भी पढ़ लिया है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया है। अब दोनों को आप एक टेबल फॉर्म में देख सकते हैं। तो अंडाणु जनन यानी कि oogenesis क्या है, ये मादा के अंडाशय के अंदर होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है, और इसमें oogenesis का जो मोटा भाग है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अंडाशय के अंदर हो जाता है, लेकिन अंतिम जो प्रावस्था है वो अंडवाहिनी के अंदर पाई जाती है। एक बार निकल जाता है, फिर उसके बाद में जो पोलर बॉडी वाला हिस्सा है, लास्ट पोलर बॉडी जो बनती है, वो अंडवाहिनी के अंदर होती है। ये सतत और निरंतर होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें आद्य जन कोशिका अंडमात्रक कोशिका यानी एग मदर सेल में परिवर्तित होती है, जिससे लगातार सूत्री विभाजन से oogonia का निर्माण होता है। अब अंडाणु जनन के समय केवल कुछ oogonia से oocyte का निर्माण होता है, लेकिन सारी की सारी जो oogonia है उनसे oocyte का निर्माण नहीं होता है। एक बार में एक ही अंडा निकलता है। आप देखते हैं कि ये भी आपने इसमें डायग्राम में देखा है कि एक बार में एक ही प्रोड्यूस होता है और उसके बाद में फिर दूसरा स्टार्ट होता है। और ये बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसकी जो वृद्धि अवस्था है वो बहुत ही लंबी अवस्था है। प्राथमिक oocyte से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा द्वितीयक oocyte और एक पोलर बॉडी का निर्माण करते हैं, और द्वितीयक oocyte अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा एक वास्तविक अंडाणु और एक द्वितीयक पोलर यानी पोलर बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसमें से जो सेकंड वाला जो आयन यानी कि सेकेंडरी oocyte है, ये एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वास्तविक अंडाणु का निर्माण कर रहा है। अंडाणु जनन में एक oocyte केवल एक अंडा या ओवम बनाता है, और ये जो अंडा है ये आकार में oocyte से बड़ा होता है। अंडा जो होता है उसमें बहुत सा संचित भोजन एकत्रित रहता है, और ये अगतिशील होता है, अचल मादक युग्मक होते हैं ये। शुक्राणु जनन जबकि आप देखें तो ये नर के वृषणों में होने वाली शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया बॉडी में नहीं होती है। आप जानते हैं कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वृषण जो है शरीर के बाहर होते हैं, तो ये बाहर ही चलती है प्रक्रिया शुक्राणु के निर्माण की।
और इसकी समस्त जो अवस्थाएं हैं वो सब वृषण के अंदर ही पूर्ण होती है, एक ही जगह पर। ये सतत और निरंतर होने वाली प्रक्रिया, लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है, जबकि oocytes के केस में आपने देखा था लिमिट था। शुक्राणु जनन में अविभेदित आद्य जनन कोशिका सतत सूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु मात्रक या स्पर्मेटोगोनिया जिनको कहते हैं उनका निर्माण करती है और यह सभी स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर स्पर्मेटोसाइट बनाती है। शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था एक छोटी प्रावस्था होती है, जबकि oogenesis में आपने देखा कि वृद्धि प्रावस्था बहुत बड़ी अवस्था थी। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या शुक्राणुजन कोशिका निर्मित होती है। इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड निर्मित होते हैं, यानी कि 1 से 8 बनते हैं, जबकि अंडक में आप देखें तो 1 से 1 ही बनता है। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है और इनमें शुक्राणु आकार में स्पर्मेटोसाइट से छोटे होते हैं। शुक्राणु में संचित भोजन की मात्रा अत्यंत कम होती है। आप कंपेयर कर सकते हैं, जो फीमेल्स में अंडक में संचित भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आकार में भी जो अंडक होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अब शुक्राणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये सारे क्या बेसिक अंतर हैं दोनों के बीच में। तो आप इनको अच्छी तरह से अब समझ पाएंगे और आप इसको 2-3 बार आपको पढ़ना होगा, तब आपको ठीक से ये समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। एक और चीज़ है जो कि मैंने अभी नहीं बताई आपको, कि जो नर का जो शुक्राणु है उसके एक के जो 4 भाग होते हैं उसमें से 2 जो होते हैं एक्स होते हैं, 2 होते हैं वो वाई होते हैं। अब जब फीमेल के एक्स से मिलता है तो कन्या का जन्म हो सकता है, और अगर एक्स अगर वाई के साथ जुड़ेगा, क्योंकि उसके 2 वाई भी हैं, तो उनमें से कोई एक वाई अगर फीमेल के अंडक से जुड़ेगा तो फीमेल में तो केवल एक्स ही हैं, तो जब वो उससे जुड़ेगा तो क्या होगा, एक्स वाई यानी कि बॉय बनेगा। एक्स वाई जो है मेल का क्रोमोसोम है और जो एक्स एक्स है वो फीमेल का है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका स्पर्म जो है कौन से वाले ज़्यादा मोटाइल हैं, एक्स वाले या वाइल वाले। तो वो जिससे भी कनेक्ट होते हैं उससे ही एक्स वो बनता है कि मेल या फीमेल पैदा होगा। तो इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक्स।